हेलो एवरीवन, एमपी की नोटिफिकेशन आ गई है और 29 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट अप्लाई करने की 27 जनवरी 2022 है। रात को 11:55 तक आप अप्लाई कर सकते हो। यही डेट और यही टाइम आपको पेमेंट कराने का भी मिला है। तो डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, डेट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो है 29 दिसंबर 2021। 29 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से, ये है दोपहर से आपको अप्लाई करना है। और लास्ट डेट है 27 जनवरी 2022 रात को 11:55 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज 123 है। बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ वैकेंसीज एमपी ने अब की बार नहीं निकाली है। एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, लेकिन ठीक ठाक वैकेंसीज आई हैं। टोटल वैकेंसीज 123 एमपी ने इस बार निकाली है। 123 टोटल वैकेंसीज हैं। इसमें से 62 अनरिजर्व्ड के लिए हैं, 19 एससी के लिए हैं, 25 एसटी के लिए है और 17 ओबीसी के लिए हैं। तो अनरिजर्व्ड के लिए 62, 19 एससी के लिए, 25 एसटी के लिए और 17 ओबीसी के लिए, राइट। अनारक्षित अगर आप हैं तो 62 वैकेंसीज हैं। 19 है अनुसूचित जाति के लिए, 25 हैं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 17 हैं। टोटल मिला के 123 वैकेंसीज अब की बार एमपी ने निकाली है। अब इन 123 वैकेंसीज में एमपी में किस तरीके की कैलकुलेशन होती है मैं वो बता देता हूं। एमपी में टोटल वैकेंसीज का 10 टाइम्स मेंस के लिए कैंडिडेट जाते हैं। मतलब 123 टोटल वैकेंसीज हैं, तो इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनता है 1230 कैंडिडेट्स। 1230 कैंडिडेट्स मेंस लिखेंगे, मतलब प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए जाएंगे। ये कैलकुलेशन एमपी करता है। और टोटल वैकेंसीज का 3 टाइम्स, 3 गुना जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इंटरव्यू फेस करते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इसका मतलब हो गया 369। टोटल वैकेंसीज का 369 टोटल कैंडिडेट्स होंगे जो कि इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे और उनमें से जो सिलेक्शंस होंगे वो 123 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके सिविल जज बनाया जाएगा, राइट। तो ये सारी कैलकुलेशन एमपी में होती है। 123 123 टोटल वैकेंसीज हैं। एज की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को आपने 21 साल, आपकी एज, आपकी आयु 21 साल या 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आपने 35 साल 35 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए होने चाहिए। 35 साल से ज़्यादा की आपकी आयु नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2021 को और आपने 21 साल कंप्लीट कर लिए होने चाहिए। ये एज क्राइटेरिया है। यहाँ पे अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं, अगर इफ़ यू आर डोमिसाइल्ड ऑफ एमपी देन यू कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन। तो आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी अगर आप एमपी के हैं, अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं तो 3 साल का एग्जेम्पशन आपको एज में मिल जाएगा। मतलब 38 ईयर्स के अगर आप हो रहे हो या 38 ईयर्स से कम एज आपकी है 1 जनवरी 2021 को, तो आप, और अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं और एससी, एसटी या ओबीसी में फॉल करते हो, इन कैटेगरीज में फॉल करते हो, तो आप 38 ईयर्स तक ये एग्जाम दे सकते हो। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आपको क्रीमी लेयर में नहीं होना चाहिए। अगर आप क्रीमी लेयर में हो तो आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं फॉल करते हो और आप ओबीसी में हो तो आपके लिए ये एग्जेम्पशन है, ये बेनिफिट्स हैं। स्पेशली डिसेबल्ड जो लोग होते हैं, दिव्यांगजन जो होते हैं, उनको भी यहाँ पे 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है एमपी के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या स्पेशली डिसेबल्ड लोग जो होते हैं, दिव्यांग लोग जो होते हैं, उनका भी एमपी का होना ज़रूरी है? इसका आंसर है नहीं।
वो एमपी के हो या किसी और स्टेट के हो, अगर वो दिव्यांगजन है तो उनको 3 साल का एग्जेम्पशन यहाँ पे एमपी देता है। ठीक है, तो ये बात हो गई एज की। यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके बच्चे हैं, इफ़ यू हैव किड्स, तो उस केस में आप इनएलिजिबल हो सकते हो अगर आपके 26 जनवरी 2001 से पहले अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा बच्चे आपको 2 या 2 से ज़्यादा संतानें अगर आपकी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एलिजिबल हैं ये फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन 26 जनवरी 2001 के बाद, 26 जनवरी 2001 के पश्चात अगर आपकी दो से ज़्यादा संतानें पैदा हुई हैं तो आप इनएलिजिबल हो जाते हो, राइट। 2 चिल्ड्रन अगर आपके हैं, 2 बच्चे अगर आपके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एलिजिबल हो। लेकिन 2 से ज़्यादा अगर आपके बच्चे हैं जो जिनका जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है तो आप इनएलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जिसमें कि आप एलिजिबल होते हो अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो भी। वो क्या है कि किस तरीके से आपके संतानों का जन्म हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे मैटर करेगी। अगर फर्स्ट टाइम में आपको, लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम में आपको आपकी एक संतान पैदा हुई और सेकेंड टाइम में ट्विंस हो गए, मतलब 2 बच्चे पैदा हो गए, तो टोटल मिला के आपके 3 किड्स हैं, यू हैव 3 किड्स। बट इस केस में, इस सिचुएशन में आप इनएलिजिबल नहीं हो, आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन है कि आपके फर्स्ट टाइम में आपके ट्विंस पैदा हो गए और फिर आपका एक बच्चा पैदा होता है, तो उस केस में टोटल 3 किड्स यू हैव, सो यू आर इनएलिजिबल। इसके अलावा अगर फर्स्ट टाइम में एक, फिर उसके बाद एक और फिर उसके बाद एक और, तो भी आप इनएलिजिबल हो। सिर्फ इस कंडीशन में आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर 26 जनवरी 2001 के बाद आपकी 2 से ज़्यादा संतानें हैं तो आप इनएलिजिबल हो। सिर्फ इस कंडीशन में आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं, प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है एमपी का, और किस तरीके से कौन कौन से एक्ट्स में से, कौन कौन से लॉज में से, और कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। प्रीलिम्स का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। प्रीलिम्स मतलब पीटी। अगर मैं मेजर एक्ट्स की बात करूं, मेजर लॉज की अगर मैं बात करूं, जो बड़े बड़े लॉज हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, अगर मैं इनकी बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में से 10 क्वेश्चंस आते हैं, सीपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, इन सब में से 15-15 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। टोटल कितने हो गए? 70 क्वेश्चंस। कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, इनमें से 70 क्वेश्चंस आते हैं एमपी में। अगर मैं स्मॉल एक्ट्स की बात करूं, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनमें से 4, 5, 6, 7 और 8। लिमिटेशन एक्ट में से 4 क्वेश्चंस आते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से 5, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से 6, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से 7 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 8। तो ये टोटल कितने हो गए? 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं, तो टोटल कितने हो गए लॉज में से? 100 क्वेश्चंस तो ये हो गए, ठीक है। इनके अलावा प्रीलिम्स में क्या आता है? इनके अलावा मैं अगर बात करूं जीके में से 20 क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर और इंग्लिश में से 10-10 क्वेश्चंस आते हैं, तो 40 क्वेश्चंस ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 140।
टोटल हो गए 140। अभी एमपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें से जिसको ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अपेयर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशियल एस्पिरेंट्स इस पेपर को देते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पे सिर्फ 2 लोकल एक्ट्स हैं। एमपी में बहुत ज़्यादा लोकल एक्ट्स, बहुत ज़्यादा स्टेट लॉज नहीं होते हैं, सिर्फ 2 लोकल एक्ट्स हैं और उनमें से भी सिर्फ 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो टोटल अभी 140 क्वेश्चंस हो चुके हैं। और एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 ये एक लोकल एक्ट है जिसमें से 5 क्वेश्चंस आते हैं। और एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो 10 क्वेश्चंस ये हो गए। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चंस हो गए? तो 140 प्लस 10 150, टोटल 150 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आपके आएंगे एमपी में। बहुत इजी सा सिलेबस है, बहुत कम सिलेबस है, एक तरीके से देखा जाए बहुत ज़्यादा लोकल एक्ट्स नहीं है। जीके के 20 क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं 10 क्वेश्चंस, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो एमपी की जो मेरिट बनती है, एमपी की जो कट ऑफ जाती है, वो जो एक्सपेक्टेड है वो 120, 125, 130 इस तरीके से रहेगी टोटल 150 में से। हर एक ये 150 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, राइट। तो 150 क्वेश्चंस के लिए आपको प्रीलिम्स कितना टाइम मिलता है? 2 घंटे मिलते हैं। यू विल गेट 2 hours टू कंप्लीट दिस पेपर एंड 2 hours मीन्स 120 मिनट्स। आपको 120 मिनट मिलेंगी 150 क्वेश्चंस करने के लिए, राइट। ऑनलाइन पेपर होता है, आपको गोले नहीं बनाने, यू डोंट नीड टू मेक द सर्कल्स। आपको गोले नहीं बनाने तो फटाफट हो जाता है। अगर आपको आंसर पता है तो आप इसको विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 2 hours यू कैन ईजिली कंप्लीट दिस पेपर। बहुत ईजिली आप इस पेपर को कर सकते हो। 120 मिनट मिलते हैं और 150 क्वेश्चंस आते हैं। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की। अगर मैं अब मेंस की बात करूं तो मेंस में, अगर एमपी मेंस की मैं बात करूं तो 2 दिन पेपर होंगे आपके, डे 1 और डे 2, और शिफ्ट्स में पेपर होंगे। शिफ्ट 1, डे 1 में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 होगी। इसी तरीके से डे 2 में भी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 होगी, राइट। शिफ्ट 1 में आपका पेपर 1 होगा, शिफ्ट 2 में पेपर 2 होगा, ठीक है, पेपर 2। और सेकेंड डे शिफ्ट 1 में पेपर 3 और सेकेंड डे में सेकेंड शिफ्ट में पेपर 4 मेंस में, राइट। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ये सारे के सारे 100 मार्क्स के पेपर आपके होने वाले हैं। सॉरी 100 क्वेश्चंस नहीं, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 नंबर के पेपर होंगे आपके, 100 नंबर के पेपर होने वाले हैं आपके। 4 पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा वो सिविल लॉ का पेपर होगा, सिविल लॉ का पेपर होगा। पेपर 2 जो होगा वो आपका राइटिंग का पेपर होगा। राइटिंग का पेपर मतलब प्रेसी राइटिंग इसमें आएगी, ट्रांसलेशन इसमें आएगी, ऐसे राइटिंग, वो सब यहाँ पे आएंगी पेपर 2 में। डे 2 में जो पेपर 3 होगा वो आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर होगा, क्रिमिनल लॉ का पेपर, राइट। तो 100 नंबर के होने वाले हैं और 3 hours आपको मिलेंगे। यू विल गेट 3 hours टू कंप्लीट एवरी पेपर। एंड जो 4th पेपर होगा वो आपका जजमेंट राइटिंग का होगा, जजमेंट राइटिंग, राइट। तो 100 नंबर के 4 पेपर होने वाले हैं मेंस में, मतलब टोटल 400 मार्क्स, 400 मार्क्स के आपके मेंस होंगे। और आपको 3 घंटे मिलेंगे एक पेपर को कंप्लीट करने के लिए। 2 शिफ्ट में होंगे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, 2 दिन में होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हो, अगर आप एमपी के मूल निवासी नहीं हो तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपको अनरिजर्व्ड ही कंसिडर करता है एमपी, राइट। ज़्यादातर स्टेट्स में ऐसा ही होता है। सिर्फ अगर आप मूल निवासी हो एमपी के तो ही आप वहाँ पे रिजर्वेशन के फायदे उठा सकते हो, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, राइट। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो तो क्वालिफाइंग जो सॉरी मैं प्रीलिम्स की पहले बता देता हूँ। प्रीलिम्स में क्या है,
प्रीलिम्स में जो क्वालिफाइंग है वो 60% आपको मार्क्स लेने होते हैं अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, राइट। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो 55 रिजर्व्ड कैटेगरी तो 55% आपको लेने पड़ेंगे। और उसके बाद मेरिट बनती है और मेरिट के हिसाब से फिर आपको सिलेक्शन आपका होता है कि आपने ये क्लियर हो गया, राइट। तो यहाँ पे 60% और 55% का यहाँ पे है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने आपको मेंस का बता दिया है कि 2 शिफ्ट में होगा। इसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू। और जैसे कि मैंने बताया कि टोटल वैकेंसी का 3 टाइम्स, टोटल वैकेंसी के जो 3 टाइम्स कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। 123 कैंडिडेट्स, 123 वैकेंसीज हैं, तो अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 369 कैंडिडेट्स इंटरव्यू फेस करेंगे, राइट। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे आपने मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किया, इवन दो यू हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन मेंस, राइट, इन ऑल पेपर्स यू हैव ट्रेमेंडसली परफॉर्म्ड एंड यू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, यू हैव स्कोर्ड सो गुड मार्क्स इन मेंस, और आपने इंटरव्यू में आपके बहुत कम नंबर आए हैं। बहुत कम नंबर का मतलब है कि इंटरव्यू में मिनिमम 20 मार्क्स आपके आने ज़रूरी हैं। अगर इफ़ यू गेट लेस देन 20 मार्क्स इन इंटरव्यू, सो इन दैट केस यू वॉन्ट बी you will not be selected by the MP selection board, by the MP state। MP में आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपके, चाहे आपने मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन अगर इंटरव्यू में आपके 20 से कम नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको इंटरव्यू में कम से कम 20 नंबर तो लेने ही हैं। यहाँ पे भी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो 4 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, इन 4 के 4 पेपर्स में आपको अपेयर होना है। आप किसी भी पेपर में एब्सेंट नहीं हो सकते। अगर आप किसी भी एक पेपर में एब्सेंट हो गए, इफ़ यू डिड नॉट अपेयर इन एनी ऑफ दीज पेपर्स, सो यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर। आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्कीम है एमपी की, बहुत अच्छी वैकेंसीज, बहुत ताबड़तोड़ वैकेंसी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया वो नहीं निकाली है एमपी ने अब की बार। 123 वैकेंसी है, लेकिन एमपी का पेपर काफ़ी अच्छा, काफ़ी एक तरीके से मॉडरेट पेपर होता है, आप कह सकते हो एक ईजी साइड पे होता है पेपर, बहुत ज़्यादा लोकल एक्ट्स नहीं है, तो आप इजीली टारगेट कर सकते हो अभी से। अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले से, मेजर एक्ट्स पे भी अगर आप फोकस, अगर आपने पढ़ाई करी है, तो यू कैन ईजिली क्लियर दिस पेपर। और प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपके पास थोड़ा टाइम होता है कि मेंस की, हालांकि मेंस की तैयारी अभी से करनी होती है, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू गिव a chance to MP, so it's a golden opportunity for all of you, right? Thank you so much.